अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं थ्रेट्स क्या हैं टू मैनग्रोव्स और उनके एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। एक क्वेश्चन आया था साल 2019 में यूपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 3 में, डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव्स। जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन था ये। एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। तो थ्रेट्स क्या है मैनग्रोव्स को? एक तो एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर और सॉल्ट पॉन्ड्स बनाना। एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है मैंग्रोव की एग्जिस्टेंस के लिए, है ना। थ्रेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, मैंग्रोव जो है ये आइडियल लोकेशन है श्रिम्प फार्मिंग के लिए। श्रिम्प जानते हो ना कैसा दिखता है। और दूसरे तरीके के मैरीकल्चर के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, जो कि एक कन्फाइंड होता है एक डिफाइंड मैरी टाइम इन्वायरमेंट के अंदर, कि वहाँ पर इनको एक्वेटिक लाइफ को बेसिकली ग्रो करा जा रहा है ताकि इनको बेचा जाए खाने के लिए। ठीक है, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखाऊं। जैसे श्रिम्प, ठीक है। और मैंने आपको प्रॉन तो दिखाई दिया था, दिस इज प्रॉन। मिलते जुलते ही दिखते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मैंग्रोव्स, एंड दे आर पार्ट ऑफ लार्जर वेटलैंड सिस्टम, जो कि इनको अट्रैक्टिव बनाता है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर स्टार्ट भी कई जगह पर हो गया है ना, मैंग्रोव्स में, उनके आसपास रीजन में, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन भी वहाँ पर सेटल होने लगी है। ये एक दूसरा खतरा। श्रिम्प फार्मिंग बेसिकली आपको पता ना, ये भी एक एक्वाकल्चर पेंस में करा जाता है, और ये मैरीकल्चर भी ऐसे ही होगा। उसके बाद हज़ारों की हेक्टर में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है उनको क्लियर करा जा चुका है रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट डिकेड्स में, कमर्शियल प्रोडक्शन ताकि हो सके श्रिम्प्स की और दूसरे एक्वेटिक स्पीशीज़ की। एग्रीकल्चर क्रॉप्स वहाँ पर कल्टीवेट हो सकें और सॉल्ट पॉन्ड्स क्रिएट करे जा सकें। लाइक सॉल्ट पॉन्ड्स कहाँ पर ये वाली चीज़ चलती है हमारे देश में, अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में। और ये श्रिम्प प्रोडक्शन वगैरह ये बेसिकली कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। देखे थे ना हमने वाले खतरे वहाँ पर। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके? श्रिम्प और जो दूसरी स्पीशीज होती हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड के अंदर, आर्टिफिशियल पॉन्ड बेसिकली एक्वा कल्चर पॉन्ड्स की बात कर रहा है, एक्वाकल्चर पेंस की बात कर रहा है। दे आर फेड स्पेसिफिक डाइट्स दैट ऑफन इंक्लूड केमिकल्स। मैंने आपको बताया था ना कि इनको आर्टिफिशियल गोलियां वगैरह वो सब खिलाई जाती हैं ताकि ये अच्छे हेल्दी रहे और मार्केट में अच्छे तरीके से बिक सकें। ठीक है, अब ये केमिकल को आपको पता है, उससे रोज सफाई होती है उस नेट की, उन जालों की, साफ कर करके नॉर्मल पानी के अंदर अगल बगल में फेंक दिया जाता है। तो दूसरी मछलियां वगैरह जो हैं, या फिर आप इन्हीं को अगर केमिकल खिला रहे हो हेल्दी बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई लोग क्या करते हैं, फ्रूट सैलड वगैरह वो तरबूजे के अंदर इंजेक्शन लगा देना, है ना, उसको हेल्दी बना देना, ज़्यादा रेड दिखा देना। ये केमिकल जो हैं ये फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड दे कैन हार्म नियर बाय स्पीशीज। फूड चेन के अंदर एंटर कर गए तो ह्यूमंस इनको कंज्यूम कर रहे तो उनको हार्म है, और नॉर्मल पानी नेट से बाहर निकलकर जो हार्मफुल इनका वेस्ट है वो आसपास के पानी में फेंक दिया तो दूसरे एक्वेटिक जीव जंतु जो पानी के अंदर रह रहे हैं उनको हार्म है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो होता है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ फूड एंड एनिमल्स, इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आसपास के मेरीन हैबिटेट के लिए ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाएगा। तो हमने पढ़ा एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर और सॉल्ट पॉन्ड्स का थ्रेट क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। दूसरा, कोस्टल रीजन्स में अब लोग रहने लगे हैं
कोस्टल रीजन्स एंड द लंबरिंग इंडस्ट्री। थ्रेट क्या है इसके? जो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिल रही है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आसपास मैंग्रोव रीजन में रहते हैं, जो अपना धंधा करने आए होते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह, दे डायरेक्टली यूज द मैंग्रोव वुड एंड लीव प्रोडक्ट्स, और फिर वो इन वेटलैंड हैबिटेट्स को, मैंग्रोव को ही बोला जा रहा है यहाँ पर, कन्वर्ट कर देते हैं अपने कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप वगैरह कर ली वो, और हमने पढ़ा भी था ना इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो यहाँ पर आएगा उसकी वजह से भी इनको थ्रेट है। वैसे ही इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, सॉल्ट वाटर वगैरह उन सब पे रहकर। कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब बेसिकली क्या, होटल्स बना लेना, रिजॉर्ट्स बना लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसैलिनेशन प्लांट्स बना लेना कि हम यहाँ का जो खारा पानी है उसको कन्वर्ट करके आरओ और उसके प्लांट्स जो है लगा लेंगे, और फिर मीठे पानी के अंदर वो सप्लाई करेंगे अपने होटल वगैरह में, और पोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह बना लेना। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं? हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। जो टाइडल रिजीम्स जिनको अभी तक ये रोक लेते हैं बहाव को, वो फिर इंटरप्ट हो जाएगा। अगर मैंग्रोव वुड की अगर इतनी डिमांड होने लगेगी तो यानी कि ये कटेंगे इनकी रूट्स, है ना, तो फिर ये रोकेंगे कैसे? और जो बैलेंस होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के अंदर, वो भी लॉस हो सकता है इससे। क्यों? डिसैलिनेशन प्लांट्स की वजह से। अल्टीमेटली ये फिर यहां पर इन रीजन्स में इरोजन होगा और पॉल्यूशन होगा। हाइड्रोलॉजी जो है, वाटर की जो हेल्थ और जो भी है वो सब कुछ बदल जाएगी यहां पर। रिवर्स डेट वंस ट्रेवल थ्रू द मैंग्रोव्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द सी, दे आर ब्लॉक्ड या फिर एनरूटेड, जिसकी वजह से फ्लडिंग होने लगी। कुछ रीजन्स में ड्रेनेज, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, टेम्परेचर और सैलिनिटी के इशूज आने लगे हैं। अल्टीमेटली इन सब की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो प्रभावित होने लगी है, और कोस्टल कम्युनिटीज में रहने वाले लोग जो हैं वो एडिशनल बर्डन पैदा करते हैं इन फिश स्पीशीज के ऊपर कैच करने वगैरह के कंटेक्स्ट में कैच कर लेते हैं जो इनको, या फिर वो उनको लगता है कि ये आसपास के रीजन में बड़ी आसानी से मिल जा रही हैं। अब वो क्या है कि वो बौखला रही हैं सर्वाइवल के लिए, समझ लो शेयर, जगह नहीं है तो वो आराम से वो कोस्टल रीजन में आ जाती हैं और ये इनको कैच कर लेते हैं। इसकी वजह से जो बैलेंस है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेज और हैं इसके, जो ये एक्वेटिक स्पीशीज जो हैं अगर लुप्त होती चली जाए तो स्पीशीज लुप्त हो सकती हैं कंप्लीटली, और उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सकती है। जो स्पीशीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है आज के समय में मैनग्रोव्स को विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्ट्रक्शन। कुछ ट्रीज और जो एसोसिएटेड स्पीशीज हैं जो इस रीजन में पहले मिलती थी बहुत सारी जगह पर, बर्ड्स, स्नेक्स, क्रैब्स, ये तो दिखते भी नहीं है, लॉस हो ही चुके हैं। बट सो टू आर द स्पेसिफिक जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स, जो कि माइक्रो हैबिटेट जो होता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स का, मतलब कुछ स्पीशीज के अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो होनी चाहिए वो खत्म होती चली जा रही है। क्यों? आपको पता है ना, हमने एक रूल पढ़ा था एनवायरनमेंट का, अच्छा आप अभी तक उस चैप्टर के अंदर पहुंचे नहीं होगे श्रेया। जैसे क्या होता है, सेम पॉपुलेशन विद इन अ स्पीशी अगर वो ब्रीडिंग करे आपस में, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। ऐसा मैंने आपको ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में अंदर भी बताया था, जैसे जियोपार्सी स्कीम वगैरह जो चली है ना, आपस में वो शादी करते हैं, ये हर एक स्पीशी की पहचान है। अब यहां पर जब बाकी स्पीशीज लुप्त हो जाएंगी, मतलब मान लो केकड़े की कोई एक वैरायटी है, उसको दूसरे प्रकार के केकड़े के साथ ब्रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी ही प्रजाति में कर रहा है, प्रोडक्टिविटी खत्म आने वाले सालों के अंदर। तो ये जो आपको बोल रहा है ना कॉन्सिक्वेंसेस, ये आज का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली एक प्रकार के फ्यूचर का कॉन्सिक्वेंस है। अब ये लुप्त कैसे हो गए? आपस में ही ये सेक्सुअल रिलेशन बनाते रहे सेम कम्युनिटी के अंदर, और वो डाइवर्सिटी आ नहीं पाई, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ जीन्स, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप जिसको कहते हैं, तो बस आबादी खत्म होने लग गई, सर्वाइवल टेंडेंसी खत्म हो जाती है ना। जियो पारसी स्कीम क्यों चलाई है हमने? उनको ताकि समझा सके हम पारसीज लोगों को, जोरोआस्ट्रियंस को, जियोस को,
जो हमारे देश में रह रहे हैं, कि आपको शादी अपनी कम्युनिटी से बाहर भी करनी चाहिए, है ना। उसके बाद टाइडल फ्लक्चुएशंस, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, रेनफॉल पैटर्न्स बेसिकली जो हैं, और सेलिनिटी रिजीम्स। हैवी हैवी वर्ड तो ऐसे लग रहा है, सेलिनिटी रिजीम पता नहीं किसका राज हो, जैसे ये नहीं बोल सकता नॉर्मल तरीके से कि सलीन वाटर, कंफ्यूज करने के लिए बेफालतू में है। फिर चारकोल एंड लंबर इंडस्ट्री। लंबर इंडस्ट्री जानते हो ना, विच इज कनेक्टेड टू वुड एंड बेसिकली ल्यूब्रिकेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, वो सब चीज़ें। मैनग्रोव वुड जो है ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर, फेंसिंग के तौर पर और फ्यूल के तौर पर यूज होता है। हाई क्वालिटी का वैल्यूएबल चारकोल भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जिन जगहों पर जो फिशिंग है वो डिक्लाइन हो गई है, जो लोग हैं अब वो मछलियों को छोड़कर चारकोल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो साइकिल है हैबिटेट लॉस की या फिशरीज डिक्लाइन की, ये और फर्दर बूस्ट हो गई है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज। मैनग्रोव्स के लिए सी लेवल राइज जो है वो सबसे बड़ा क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट है। कुछ जो ट्रीज हैं उनकी जो स्पीशीज हैं वो सॉल्ट वाटर प्लस ये जो टाइडल एक्शन हो रहा होता है, पानी का बहाव हो रहा होता है, इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब ये बढ़ते ही चला जा रहा है। उनकी भी तो एक लिमिट है ना, लिमिट है कि नहीं है। कोस्टल वेटलैंड जो है इंक्लूडिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जब ये रहेंगे ही नहीं तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो फिर तो पक्का होके ही रहेगा। इंसान इनको काट रहे हैं ना अपनी सहूलियत के लिए। वो सोच के देखो यार, ये श्रेय ये वाला कहाँ गया पॉइंट, कि अब फिशेस वहां पर मिलती नहीं है तो वो चारकोल की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है लोग। कुछ ना कुछ मतलब करना है। अब जब ये फॉरेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो इस प्रकार बढ़ जाती है कि मैनग्रोव्स किसका स्टोर हाउस थे, कार्बन को एब्जॉर्ब करने का, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में मदद करते थे। लेकिन अब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन तो छोड़ो, ज्यादा कार्बन रिलीज होगा। दिक्कत भरी बात एक ये भी है कि मैनग्रोव्स की अगर रीप्लांटेशन कर भी दी जाए ना तो वो बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसा केस स्टडीज कहती हैं, रिसर्च कहती हैं, क्योंकि वो तो नेचुरली वहां पर ग्रो हो रहे थे। इंसान थोड़ी ना गए थे कि उनको कोई एक सीड लिया और ग्रो कर दिया, है ना। मैनग्रोव्स जो हैं दे आर नॉट स्पीशीज रिच, स्पेशली इन कंपेरिजन टू अदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जिन जिन एरियाज में अभी तक उनकी रीप्लांटिंग या फिर एफॉरेस्टेशन जो है वो अडॉप्ट करा गया है, इट इज ऑफन डन विद सीड्स ऑफ वन स्पीशीज रेदर देन द मिक्स ऑफ स्पीशीज जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे वहां पर। यानी कि यहां पर जो रीफॉरेस्टेशन है, जो एफॉरेस्टेशन है, वो जो मैनग्रोव को एक बार ही लॉस हो जाए, हैबिटेट लॉस हो जाए, हैबिटेट लॉस यानी कि यहां पर मैनग्रोव के हैबिटेट लॉस की बात चल रही है कि जो वहां से लुप्त हो जाए। रिसर्च रिपोर्ट्स ये कहती है इनको दोबारा रिवर्स नहीं करा जा सकता। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है, आईपीसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है भी। इसने वार्निंग दी थी मुंबई की सरकार को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि जो फ्रीक्वेंट तरीके से सी लेवल राइज जो है वो देखने को मिल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कोस्टल डेवलपमेंट जो हो रही है, इसकी वजह से हर साल जो फ्लड की वजह से जो डैमेज है, साल 2100 आते आते 22वीं शताब्दी आते आते ये 2 से 3% जो है वो बढ़ जाएगा। कोस्टल रोड जो प्रोजेक्ट है ना मुंबई का, इसकी केस स्टडी भी आई थी इसी के कंटेक्स्ट में। रिसर्च और रिसर्चर्स ने इंडिकेट करा था जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से मुंबई के कुछ हिस्से डूब जाएंगे साल 2050 तक। मुंबई, ग्वांगझू, जकार्ता, मियामी और मनीला, ये कुछ सिटीज हैं
जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड कैटेगरी में अभी फंसी हुई है। अब जहां पर प्रशासन को स्टेप लेने की जरूरत है, वहां पर प्रशासन इन क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर रहा है, और मुंबई ने एक कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया। ये इसका एक एग्जांपल है कि कैसे प्रशासन की आंखें बंद है इन सब चीज़ों को लेकर। ये लगभग 29.2 किलोमीटर लंबी रोड है, जिसको बोला जाता है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। इसको हालांकि अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक दिया है। इसको कंस्ट्रक्ट करा गया था ऑन 90 हेक्टर्स ऑफ रिक्लेम्ड लैंड, और जिसकी वजह से फ्लडिंग और टाइडल इनंडेशन जो है काफ़ी हद तक अब होने लगी है। 11,300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन इससे फायदा सिर्फ 2% जनसंख्या का ही होगा, और वो भी सिर्फ मुंबई की। द प्रोजेक्ट विल एक्सटेंड टेंस ऑफ मीटर्स इनटू द सी, मतलब ये समुद्र का भी काफ़ी हिस्सा इसने ले लिया। और दिक्कत भरी बात ये थी, हज़ारों की संख्या में जो मैंग्रोव ट्रीज थे, जो कि नेचुरली फ्लड कंट्रोल, स्टॉर्म कंट्रोल को रोक लेते हैं, उनको काटा गया और काटा जा रहा था। वो तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीच में ही रोक दिया, हॉल्ट कर दिया। उसके अलावा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डैमेज क्या हो सकता है मैनग्रोव्स की वजह से? फ्लडिंग सिचुएशन जो है वो बढ़ सकती है। हैवी रेन्स और हैवी टाइड जो है वो पकड़ बना लेंगी कोस्टल इलाके में, स्पेशली साउथ वेस्ट मानसून की बात करें अगर हम लोग हमारे देश में, जहाँ पर मानसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ पानी लेकर आता है, काफ़ी एरियाज डूब जाते हैं। टाइडल विंड पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और मुंबई की बात करें तो मुंबई के बीचेस जो हैं वो इरोड हो जाएंगे। टाइडल इनंडेशन की वजह से जो सिटी का नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी वगैरह आप जानते हैं ना मुंबई के अंदर वैसे ही कितना भर जाता है, कितनी सारी पिक्चरें और रिपोर्ट्स और हर साल ये कहती हैं ना, मुंबई के अंदर भयंकर लेवल पे पानी भर जाता है पूरे के पूरे शहरों में। वो फिर पानी जाएगा कहाँ, निकलेगा कैसे? उसके बाद मैंग्रोव्स को अगर काटा जाता है यहाँ पर, तो फिशिंग ग्राउंड डिप्लीट हो जाएंगे, और आप जानते हो वहाँ पर कितने सारे मछुआरे जो हैं जिनका जीवन जो है वो फिशिंग उस पर चलता है, फिशिंग एक्टिविटी पे चलता है, खत्म हो जाएगा वो सब, है ना। कोस्टल रूल्स को अमेंड जो है वो करा जाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये जो साइज है डिस्ट्रॉयड मैनग्रोव्स का, एटलीस्ट अब इसको बचाया जा सके, क्योंकि अभी हमने देखा इसको रीजुविनेट वगैरह करना तो शायद इतना आसान नहीं है ना। क्योंकि नए मैंग्रोव्स को अगर उगाएंगे इट विल टेक सेवरल ईयर्स टू ग्रो, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि ग्रो होंगे। अब क्योंकि मैंग्रोव को अगर ग्रो करा भी जा रहा है तो वो उसके लिए तो डिफरेंट लोकेशन चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी वजह से तो काटा ही जा चुका है काफी सारे मैंग्रोव्स को। रीप्लांटिंग विल नॉट रिप्लेस द स्टॉर्म प्रोटेक्शन सर्विसेज ऑफ द ओल्ड मैंग्रोव्स। ये सारी दिक्कत है कि जो इंसान समझ नहीं रहे हैं। ये सब कुछ किसने बताया? ये मुंबई की केस स्टडी इतनी डिटेल में आईपीसीसी की रिपोर्ट ने, और फिर बाद में जो रिसर्चर्स ने एक हेल्पिंग हैंड दिया कि आईपीसीसी की रिपोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब कोई वर्ल्ड बॉडी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट को भी कोई भी रिलीज़ करता है ना हमारे देश के, हमारे देश में किसी एक स्टेट के लिए, सिटी के लिए, हम जनरली ना खारिज कर देते हैं उस रिपोर्ट को कि बेकार है, ऐसा नहीं है, इसको नहीं पता, ऐसा नहीं होता। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट और क्लाइमेट इसको कैसे ठुकराओगे? समझ में आया? तो श्रेया, हमारा मैनग्रोव का पूरा टॉपिक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट हो गया हमेशा के लिए। इतना ही था मैनग्रोव्स। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।